हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.2 यूजीसी नेट जेआरएफ जीआईसी प्रवक्ता यूपी टेट ऑल स्टेट टेट की तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसमें जो है ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आज की क्लास में हम सभी देखेंगे हिंदी साहित्य भक्तिकाल सूफी काव्य धारा के प्रश्नोत्तरी संख्या 5 को देखेंगे। प्रश्न परीक्षा में किस तरह से बनते हैं, कहाँ से आते हैं, है ना। तो उन सभी को हम इस क्लास में देखते हैं। बहुत अधिक प्रश्न ना देखते हुए प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक तो नहीं, 10 12 या कभी कभी 20 प्रश्न होते हैं, है ना। और प्रायः 10 ही प्रश्न होते हैं, 10-12 प्रश्न ही होते हैं, यानी कि कम समय में अधिक से अधिक तथ्यों को हम सभी जानने की कोशिश करते हैं। तो इसी क्रम में हम देखते हैं आज की क्लास में हमारा जो पहला प्रश्न है, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का वर्णन 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है, यानी कि किस महीने से किया है। ऑप्शन है हमारा चैत्र, बी है ज्येष्ठ, सी है वैशाख और डी है आषाढ़, है ना। तो किस मास से किया है, तो इसका जो आंसर होगा वो आप सभी शायद गेस कर पा रहे होंगे कि आंसर क्या होगा इसका। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में बना है, आगे भी आने की संभावना है। तो ये है आषाढ़। क्या है? आषाढ़। आषाढ़ मास से। और आषाढ़ हमारे ऑप्शन में डी में है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 देखने से पहले हम सभी कुछ तथ्यों को देख लेते हैं कि जायसी ने पद्मावती वियोग खंड में 12 मासा का संतृप्त प्रारंभ आषाढ़ मास से किया है और 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड का एक अंश है। ठीक है। इस खंड में राजा रत्नसेन के वियोग में रानी नागमती की वीरा व्यथा का वर्णन किया गया है। इस पूरे अंश में इनमें साल के विभिन्न महीनों में नागमती की स्थिति का वर्णन किया गया है। और पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। विरह वर्णन के कारण इसे जो है प्रेम की पीर का काव्य कहा जाता है। प्रेम की पीर का काव्य किसे कहा जाता है, तो जायसी का जो है पद्मावत। ठीक है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिन्हें हम लोगों ने देखा यहाँ से। अगला प्रश्न हम सभी देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होड़ मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है। ऑप्शन ए है वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना। ऑप्शन बी है बिरह रूपी पवन से राख बन उड़ जाना। सी है कृशकाय होने के कारण असंतुलित होना। और डी है शरीर का अत्यधिक कंपित होना, है ना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हम सभी को बताना है। प्रश्न संख्या 2। तो अधिक समय ना लेते हुए इसका जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। जय पंखी के नियर होई कहे बिरह के बाद, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है। ऑप्शन ए है प्रकृति का सुरम्य चित्रण, बी है ऊहात्मक पद्धति, सी है बिरहताप की विशद व्यंजना, डी है अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण। प्रश्न संख्या 3। और जो भी भाई बहन हमारे मित्र ये क्लास देख रहे हैं उनसे एक मेरी जो है रिक्वेस्ट है कि वो अपने स्कोर जरूर बताएं कि आपका 10 में से कितना सही हुआ। 7 सही हुआ तो अवश्य बताएं, 8 हुआ या 9 हुआ या आपका 6 सही हुआ या 10 में 10 सही हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो अपना स्कोर जरूर लिखें कमेंट के माध्यम से। प्रश्न संख्या 3 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊहात्मक पद्धति। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। निम्नांकित कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में से कौन सा युग्म असंगत है। ऑप्शन है जायसी चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, बी है सूरदास भज मन चरण कैवाल अविनाशी, सी है कबीर अंसड़ियां छाई पड़ी पंथ निहार निहार। ये पंथ होगा, पंथ यानी कि मार्ग को देखते देखते, आंखों में
झाइयाँ पड़ गई हैं। बिहारी जो है अजी तरौना ही रहे श्रुति सेवत इंग एक अंग है। तो चारों ऑप्शन को आप लोगों ने देख लिया और समझ गए होंगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं, क्योंकि ये जो है मीराबाई की है। किसकी है? मीराबाई की है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है, हाँ, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। पीयू वियोग अस बाउर जीव। पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है, ऑप्शन ए है विधवा, बी है पगली, सी है ग्रामीण स्त्री और डी है रूढ़ स्त्री, है ना। तो इसमें जो बाउर है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा पगली। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? ऑप्शन ए है आखिरी कलाम, बी है अखरावट, सी है चित्ररेखा, डी है मधुमालती। देखिए, सूफी संत काव्य धारा के कवियों को हम लोगों ने देखा है, इनसे जो है क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, है ना, और कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को देखा है। तो आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, ये सारी रचनाएं किसकी है? जायसी की हैं। जायसी की हैं। बचती एक है मधुमालती। तो मैंने बताया था मधुमालती मंझन, है ना। तो ये मंझन की है। किसकी है? मंझन कवि की है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। देखिए, यही सारी बातें हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो है इसका 57 57 खंड में विभक्त पद्मावत जायसी की प्रसिद्धि का कारण है। जायसी प्रेम आश्रय निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? ऑप्शन ए है अहमद शाह, बी है हुसैन शाह, सी है कुतुब शाह और डी है शेर शाह। किसकी बात हो रही है? कुतुबन, है ना। तो ये किसके थे? एनवीएस पीजीटी 2019 का बना हुआ प्रश्न है। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हुसैन शाह। क्या हो जाएगा? हुसैन शाह। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है, हाँ, थोड़ा देख लेते हैं। कुतुबन जो है हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। कुतुबन ने मृगावती की रचना की। किसकी रचना की? मृगावती, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। जायसी शेरशाह के आश्रित कवि थे। जायसी के गुरु का नाम शेख मोहिदी था। जायसी की रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और कान्हावत। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? ऑप्शन ए है पद्मावती, सुआ, बी है सुआ, सी है रत्नसेन और डी है नागमती। तो पद्मावत में जो गुरु का प्रतीक है वो क्या है? सुआ है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को हम देख लेते हैं। देखिए, रत्नसेन जो है मन या आत्मा का प्रतीक है, सिंघल हृदय का प्रतीक है और इसके बाद जो है पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि परमात्मा का प्रतीक है। नागमती जो है दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। बचा अलाउद्दीन, तो ये माया का प्रतीक है। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है एक प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। इनमें से जायसी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 9, ऑप्शन ए है पद्मावत, बी है अखरावट, सी है इंद्रावती और डी है आखिरी कलाम। तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा, चित्ररेखा और ये सारी चीजें हैं। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। किसकी है? नूर मोहम्मद की रचना है। इंद्रावती किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रश्न संख्या, ये देखिए यूपी पीजीटी 2016 का बना हुआ प्रश्न है। ठीक है, और आगे देखेंगे पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या है? पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 10, जो कि ये हमारे क्लास का आखिरी प्रश्न है। ऑप्शन ए है कमलावती, बी है वेदवती, सी है नागमती और डी है मृगावती। 4 ऑप्शन हमारे समक्ष हैं और हमें इनमें से करेक्ट आंसर को बताना है। तो क्या हो जाएगा? नागमती। क्या हो जाएगा? नागमती। किस ऑप्शन में है? सी वाले। तो सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने कितने प्रश्न किए हैं? हम लोगों ने 10 प्रश्न किए हैं। ठीक है, और 10 में से आपके कितने सही हुए वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि मुझे इंतज़ार रहता है कि आप लोग किस तरह से क्लास को देखते हैं। ठीक है, और यदि आप क्लास देखते हैं तो रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। और
क्लास को किस तरह से और बेहतर बनाया जाए या किस टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी करना ज़्यादा ज़रूरी है, यदि आप सुझाव देंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, है ना? तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। फिर हम मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।